Good morning, children. I am Kiran, PGT Commerce from KV Kanpur Kent. In this video, we will discuss about the remaining part of organizing chapter. That means, here we will discuss about the meaning and concept of functional and divisional organization structure, formal and informal organization, and delegation and decentralization. So, let's begin with the functional organization structure. अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसमें परफॉर्म किए जाने वाली जॉब या फंक्शंस के बेसिस पर बाइफरकेट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एक डिपार्टमेंट में होना, और फाइनेंस से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें हैं वो एक डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ को होना, मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होना, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी की सारी आपकी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में होना। सो बेसिकली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शन परफॉर्म्ड इज़ नोन एज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेसिकली किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज विच ओनली हैव वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट टू ऑफर। जनरली ऐसी कंपनीज जो सिर्फ एक ही तरीके के प्रोडक्ट के साथ में डील करती है, उन कंपनीज़ में हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। हाउएवर द साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ लार्ज, ऑल्दो ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ही अडॉप्ट करते हैं। इट हैज़ डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशन रिक्वायर्ड एट अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन है ऑफ एक्टिविटीज़ है वो फंक्शन या ऑपरेशन के बेसिस पे होता है, जो कि एक हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन को क्रिएट करता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? इट लीड्स टू अ ऑक्यूपेशनल या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अगर मैं एक ही एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म कर रही हूँ, जैसे प्रोडक्शन में मैं एक ही एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म कर रही हूँ, तो अल्टीमेटली वो काम को करने में मुझे स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑक्यूपेशनल या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि जब हम एक ही चीज़ बार बार करते हैं तो उसको करने में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे सपोज़ करो जो मार्केटिंग एडवर्टीज़मेंट कंपनीज़ है, उनका मेन फंक्शन क्या है? एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना, एडवर्टीज़मेंट बनाना। तो यहाँ पर हम उस एजेंसी को फंक्शन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब जो कंपनी सिर्फ एडवर्टीज़मेंट ही बना रही है और किसी चीज़ में डील नहीं कर रही है, तो वहाँ पर अलग अलग फंक्शंस, एक क्रिएटिव टीम होगी उनकी, एक फाइनेंस टीम होगी उनकी, तो एक ह्यूमन रिसोर्स टीम होगी उनकी, उनका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा। तो हर कोई पर्सन जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो जाता है। सेकेंड है आपका इट प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। क्योंकि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में विद इन अ डिपार्टमेंट सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, तो ऐसे में हमें चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने में या कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी फंक्शन होगा या एक्टिविटी होगी हम उसको ईजिली मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इट इंक्रीज द मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वो मैनेजर जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि फंक्शनल बेसिस पे बाइफरकेट है, वो पर्टिकुलर फंक्शन को करने में एक्सपर्ट हो जाता है। जब वो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो गया तो ओब्वियसली हम उस काम को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करेंगे, वेस्टेज नहीं होगा और कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इट लोअर्स द कॉस्ट एज इट रिड्यूस द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और हर किसी पर्सन को पता है कि उसे क्या क्या काम करना है, तो ऐसे में डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होता। क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली हमारी जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ईजियर।
बिकॉज इट फोकस ऑन और लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल। यहाँ पर हमें ट्रेनिंग जो एम्प्लॉयज़ है उसको उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि हमें उनको सिर्फ एक ही स्किल सिखाना है। हमें उनको बहुत सारे स्किल्स या बहुत सारी चीज़ें नहीं बतानी है, एक पर्टिकुलर स्किल्स ही हमें उनको सिखाना है, जिसकी वजह से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना भी ईजी होता है। इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन, और यहाँ पर ये भी इंश्योर हो जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने वाले जितने भी फंक्शन या एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को प्रॉपर अटेंशन मिले। क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, और वो हेड जो है उस पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए जो हर डिपार्टमेंटल मैनेजर होगा वो अपने डिपार्टमेंट में परफॉर्म की जाने वाली हर एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली अटेंशन देगा और उसके ऊपर प्रॉपर फोकस करेगा। नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या क्या अलग डिसएडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट, इट मे लीड्स टू फंक्शनल एम्फेसिस ओनली। दैट मीन्स कि बेसिकली यहाँ पर हमने फंक्शन के बेसिस पर डिपार्टमेंट जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ऐसे में हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा कि मेरे डिपार्टमेंट का बेनिफिट होना चाहिए, मेरा टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए बस। ऐसे में वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच पाएगा, बट अल्टीमेटली पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट उसी में है जब हम अपने टारगेट को अचीव करें। इसलिए कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट में होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस फंक्शनल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम फंक्शन पे एम्फेसिस करते हैं तो हम पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट पे ही फोकस कर पाते हैं। नेक्स्ट इज इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, दो डिपार्टमेंट हैं, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। जैसे सपोज़ करो एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक परचेज डिपार्टमेंट है और एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारी इस बार रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और तो हम इस बार सेल हमारी इंक्रीज़ हो गई है तो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए उन्होंने किसको कहा? उन्होंने कहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तभी प्रोडक्शन कर पाएगा जब उसके पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। वो किसको बोलेगा? जो आपका परचेज़ डिपार्टमेंट है उसको। लेकिन ऐसा हो सकता है कि परचेज़ डिपार्टमेंट जो है वो ये बोले कि मेरी रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी मैंने दे चुकी है, अब कोई चेंजेस नहीं हो सकते, आपको पहले बताना चाहिए था। ऐसे में क्या हो सकता है कि इन सारे डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, क्योंकि अगर परचेज़ डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल नहीं परचेज़ करेंगे तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो एडिक्वेट प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्शन नहीं एडिक्वेट हो पाएगा तो एडिक्वेट सेल्स नहीं हो पाएगी। इसलिए अल्टीमेटली कई बार ऐसा होता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इट में लीड्स टू प्रॉब्लम इन द कोऑर्डिनेशन। अगेन ये कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं कि हमारा काम हो जाना चाहिए, बाकी देखी जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, इट में लीड्स टू inflexibility as person with same skill and knowledge base may develop a narrow perspective and may not appreciate other point of view। इसमें है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एक काम मैं कई सालों से बार बार कर रही हूँ। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है, और मैं दूसरों की राय नहीं लेना पसंद करती, उनके सजेशन लेना नहीं पसंद करती। ऐसे में क्या होगा कि इनफ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। बल्कि हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा अपग्रेड होती रहती है। हम रिसर्च करते रहते हैं और कुछ ना कुछ न्यू जो है न्यू स्किल्स और न्यू इनोवेशन करते रहते हैं। ऐसे में जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें वो पर्सन जो एक्सपर्ट है उसके अंदर ये फीलिंग क्रिएट हो सकती है कि मैं जो कर रहा हूँ वही बेस्ट है और बाकी जो है उनको किसी को नॉलेज नहीं है। Here is a point, functional head do not get training to the top level management। जनरली जो फंक्शनल हेड होते हैं, मतलब कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड है और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो उनका हेड होगा
डिपार्टमेंटल हेड होगा उसको हम टॉप लेवल मैनेजर की ट्रेनिंग नहीं देते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो डिपार्टमेंटल हेड है वो मिडिल लेवल मैनेजर में आता है। तो जब मिडिल लेवल है वो अल्टीमेटली प्रमोट होके हायर लेवल पे जाएगा। पर हम जो फंक्शनल बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट पोजीशन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो सिर्फ एक फंक्शन को परफॉर्म करने में एक्सपर्ट है। पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें हर एरिया में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है या हर एरिया की नॉलेज होना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई जो फंक्शनल हेड होते हैं उसको हम टॉप लेवल मैनेजर्स पोजीशन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। आई होप आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? हमने पीछे पढ़ा जब हम फंक्शन के बेसिस पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑन द अदर हैंड जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में को प्रोडक्ट बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि हम कितने तरीके के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, जैसे हम गारमेंट्स में भी डील कर रहे हैं, हम फुटवेयर में भी डील कर रहे हैं, हम कॉस्मेटिक में भी डील कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनी जो मल्टी प्रोडक्ट बनाती है, एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है, उसको हम डिविजनल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। So divisional structure is an organization structure comprises of separate business unit or division created on the basis of different product के basis पे या geographical locations के basis पे हम किसी organization को अगर divide कर रहे हैं तो हम उसको divisional structure बोलते हैं। जैसे आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होता है उसी तरीके से जो आपका डिविजनल स्ट्रक्चर है वो भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ही हम क्रिएट करते हैं। बट द डिफरेंस इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम फंक्शन के बेसिस पर डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे थे और आपका डिविजनल स्ट्रक्चर में जो हमने डिपार्टमेंट क्रिएट किए वो प्रोडक्ट बेसिस पर उनको क्रिएट किया है। जैसे सबसे पहले आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद में आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स आए और जो आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं उनको हमने प्रोडक्ट के बेसिस पे बाइफरकेट किया, जैसे ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हर डिपार्टमेंट जो है वो अगेन वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है जो हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट क्रिएट किए थे। जैसे यहाँ पर जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट भी उसके अंदर क्रिएट हुए हैं। जो आपका कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है उसका अलग अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अलग परचेज डिपार्टमेंट है। जो हर डिवीज़न है, हर डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करता है। दैट मीन्स जो टेक्सटाइल है वो अपना प्रॉफिट अलग शो करेगा, जो सोप डिपार्टमेंट था वो अपना प्रॉफिट अलग शो करेगा, जो आपका मेडिसिन डिपार्टमेंट था वो अपना प्रॉफिट जो है वो अलग शो करेगा। सो ईच डिपार्टमेंट वर्क एज अ प्रॉफिट सेंटर where the divisional head is responsible for the profit or loss of his division. Each division is a multifunctional because each division function like production, marketing, finance, etc. That means कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट में फर्दर उनको हम बाइफरकेट कर देते हैं फंक्शन के बेसिस पे। तो ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी हो रही है। हर डिपार्टमेंट अपने खुद के डिपार्टमेंट में ही अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है वो सिमिलर एक्टिविटी, वो यहाँ पर भी वही एक्टिविटीज़ और यहाँ पर भी वही एक्टिविटीज़ है, वो सेम एक्टिविटीज़ जो है वो हर अलग अलग डिपार्टमेंट में परफॉर्म की जाती है। डिविजनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर दोज बिजनेस एंटरप्राइजेस वेयर अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हम लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड नीड टू ऐड मोर एम्प्लॉयज़, क्रिएट मोर डिपार्टमेंट एंड इंट्रोड्यूस न्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना या लॉन्च करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि अगर हम नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना चाहते हैं तो सिंपली हमें एक नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, नथिंग एल्स। जैसे आपका जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी आपकी बहुत सारी चीज़ों में डील करती है।
तो रिलायंस कंपनी कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. Now let's talk about the advantages and disadvantages of divisional structure. So advantages are it create product specialization. यहाँ पर जो मैनेजर है, हर डिपार्टमेंट का मैनेजर उस प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. जैसे टेक्सटाइल का जो डिविजनल हेड होगा उसको टेक्सटाइल से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड. तो यहाँ पर जो मैनेजर क्रिएट होते हैं वो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन उनके अंदर आती है, जिसकी वजह से वो हायर पोजीशन पर भी जा सकते हैं. हमने पढ़ा था कि हम फंक्शनल में टॉप लेवल मैनेजर्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, बट हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर टॉप लेवल मैनेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डिविजनल हेड आर अकाउंटेबल फॉर द प्रॉफिट. क्योंकि हर प्रोडक्ट से रिलेटेड एक अलग हेड है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल कम हुई या ज़्यादा हुई उसके लिए जो अकाउंटेबल है वो उस डिवीज़न का हेड होता है. जैसे एक कंपनी है जिसमें आपका जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो आपका मेडिसिन डिपार्टमेंट है वहाँ पर सेल नहीं हो रही है, लॉस में जा रहे हैं. तो अल्टीमेटली हम सीधे जो आपके मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हैं उससे जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो यहाँ पर हर मैनेजर अपने खुद के डिपार्टमेंट में होने वाले प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट इज इट इज़ ईजी टू प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिवीज़न फंक्शन एज एन ऑटोनोमस यूनिट. क्योंकि यहाँ पर हर जो आपका डिवीज़न है वो एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करता है, एक सेपरेट बॉडी की तरह काम करता है. ऐसे में हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड ईज़िली अपने डिसीजंस को ले सकते हैं. अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम फंक्शन के बेसिस पे हैं. अभी हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर कंपनी दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहेगी तो जितने भी मैनेजर्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि उनके ऊपर अब बर्डन आ जाएगा, अभी तो एक ही प्रोडक्ट का इतना बर्डन था. तो ऐसा कोई इशू जो है वो आपका डिविजनल स्ट्रक्चर में नहीं होता, क्योंकि हमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट उसके लिए खोल देना होता है बस. नेक्स्ट इज़ इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ यहाँ पर हम बहुत ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी के भी ऊपर बर्डन नहीं आता. अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो इसलिए किसी भी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो इंटरप्ट नहीं करते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम या इशू क्रिएट नहीं करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशन. कॉन्फ्लिक्ट्स में भी अराइज अमंग द डिफरेंट डिवीजन्स. अल्टीमेटली दोनों में यही है कि आपका अलग अलग डिवीज़न्स या डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के जो हेड है वो अपने खुद के डिपार्टमेंट के बारे में पहले सोचते हैं. इट में लीड टू इंक्रीज़ इन द कॉस्ट. यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो सकती है. क्योंकि हर डिपार्टमेंट जो है वो सेम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो होती है. नाउ लेट्स मूव टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों. जैसे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरीके की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल. लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं तो वो डिपार्टमेंट होते हैं आपके फंक्शनल और डिवीजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो बेसिकली जो आपके फंक्शनल या डिवीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो फॉर्मल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम क्रिएट करते हैं, तो वो एक पार्ट है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का. सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज़ डिज़ाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव. वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो एक मैनेजमेंट क्रिएट करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. और जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल या डिवीजनल दोनों में से कोई भी हो सकता है. सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब. यहाँ पर हमने पढ़ा था पहले भी कि हर किसी को पता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कौन किससे ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन जाकर लेगा. तो हर किसी की जो जॉब्स हैं वो वेल डिफाइंड होती है. ईच बियरिंग अ डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी. हर किसी के पास में एक फिक्स्ड
अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सिस्टम ऑफ कॉन्टीन्यूसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स को अचीव करना है तो उन एक्टिविटीज़ में, हर एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो मैनेजमेंट के थ्रू क्रिएट किया जाता है अपने टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब इसकी डेफिनेशन से ही हमें इसके फीचर्स पता चल गए हैं। पहला, दिस इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड, इसको टॉप लेवल मैनेजमेंट डेलिबरेटली क्रिएट करते हैं। वाई? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इसे डेलिबरेटली क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज इट स्पेसिफाई द रिलेशन अमंग द वेरियस जॉब, और यहाँ पर जो आपका सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशन है वो बहुत ही क्लियर होता है। हर किसी को पता है कि कौन उसका सीनियर है और कौन उसका जूनियर है। इट प्लेस मोर इम्फेसिस ऑन द वर्क, ये यहाँ पर जो ज़्यादा इम्फेसिस है वो वर्क पे देते हैं रादर देन इंटरपर्सनल रिलेशन। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो इमोशनल चीज़ों या इंटरपर्सनल रिलेशन जो है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ प्रोफेशन से रिलेटेड प्रोफेशनल बातें कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बातें कर सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में टीचर्स आते हैं, हर किसी का फिक्स पीरियड है, टाइम टेबल सेट है। आप स्कूल में आए, मॉर्निंग असेंबली होगी, अटेंडेंस होगी आपकी, उसके बाद आपकी क्लासेस लगनी स्टार्ट होगी। हर पीरियड फिक्स है, कौन से पीरियड में कौन टीचर आएगा। जो भी टीचर आएंगे उनके काम भी फिक्स है कि उन्हें क्या क्या कराना है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हर किसी के जो टास्क हैं वो फिक्स हैं, हर किसी की एक्टिविटीज़, जॉब जो है वो उनको असाइन की हुई है, उनको एक फ़िक्स टाइम टेबल और पीरियड्स गिवन है, जहाँ पर वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली जो एम्फेसिस है वो हमारे टारगेट्स को अचीव करना होता है। इट इज़ अ मीन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक ये मीन है, इस दैट मीन्स कि एक साधन है ये, और इसके थ्रू ही वो ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ही क्रिएट करके, अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशन क्रिएट करके, जॉब असाइन करके ही हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं। इट कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, और जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एफर्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट भी करता है। नाउ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि कौन किसका सीनियर है, कौन जूनियर है, तो हम ईज़िली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर सकते हैं। जो भी मेरा सीनियर होगा वो मेरे को कोई ना कोई ऑर्डर दे सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं और मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, क्योंकि हर किसी को पता है कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सब कुछ एक प्लान्ड मैनर में है। इसकी वजह से डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ जो है उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। मेंटेन अ यूनिटी ऑफ कमांड, और यूनिटी ऑफ कमांड जो है, चेन ऑफ कमांड जो है उसको यहाँ पर हम मेंटेन करते हैं। चेन ऑफ कमांड का मतलब जो आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन कैसे आएंगे उसको हम ईज़िली यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इट लीड्स टू अकम्पलिशमेंट ऑफ द गोल, और इसकी वजह से हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं। हमारे ऑर्डर और ड्यूटीज़ जो है वो क्लियर होती है, फिक्स होती है, तो हम अपने टारगेट्स को भी ईजिली अचीव कर पाते हैं। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करते हैं। नाउ द लिमिटेशन है आपका, इसमें सबसे पहले आपका डिले हो सकता है, जो आपका प्रोसीजरल डिले है। दैट मीन्स कि अगर मुझे कोई भी काम करना है तो मुझे अपने सीनियर से परमिशन लेनी होगी, फिर वो अपने सीनियर से लेंगे, फिर वो अपने सीनियर से लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें वो स्केलर चेन को फॉलो करना होता है। जब हम स्केलर चेन फॉलो करते हैं तो उस टाइम पर कई डिसीज़न लेने में डिले भी हो सकता है। फेल टू रिकॉग्नाइज क्रिएटिव टैलेंट, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ प्रोफेशन से रिलेटेड हमारे प्रोफेशनल चीज़ों पर ही फोकस करते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो क्रिएटिव टैलेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ है, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं,
उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिजिट होती हैं। एंड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द सोशल नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाती, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल बीइंग है, तो उसकी कुछ अपनी सोशल नीड्स भी होती है। बट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इस जो सोशल नीड है उसके ऊपर एम्फेसिस नहीं देती है, ना ही उनको उसको अचीव करने के लिए फ्रीडम देती है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा भी हमने पढ़ा कि जो आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट के थ्रू क्रिएट की जाती है, पर जो आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क होता है वो किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्पॉन्टेनियसली क्रिएट हो जाता है, मतलब अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। कैसे? जब जो वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपने आप क्रिएट हो जाता है। दैट मीन्स हम इसे डेलिबरेटली क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली जब लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये अपने आप क्रिएट हो जाता है। जैसे जो टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, या लंच टाइम पर आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जो आपने अपने ग्रुप क्रिएट कर लिया। आपके फ्रेंड्स जो आपकी क्लास से नहीं है वो दूसरी क्लास से हैं और आप एक दूसरे से मिलते हैं लंच ब्रेक के टाइम, वो जो मूवमेंट है, वो जो स्पेस है, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। So, informal organization is a network of personal and social relation not established by the formal organization। वो पर्सनल और सोशल रिलेशन जो कि हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं क्रिएट करती। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने तो क्रिएट किया मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, एम्प्लॉयज़, ये इससे ऑर्डर लेगा, ये इसको इंस्ट्रक्शन देंगे। टॉप जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये क्रिएट किया। लेकिन जब हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के व्यू शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, वो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एग्रीगेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, और अल्टीमेटली ये इंटरपर्सनल रिलेशन का एक एग्रीगेट है। हम एक दूसरे के साथ में कितने अच्छे तरीके से रिलेट कर रहे हैं, हम कितना एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हैं, उसका रिजल्ट आपका होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब इसके फीचर क्या है? इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, इसे किसी ने डेलिबरेटली क्रिएट नहीं किया, बट ये अल्टीमेटली इंटरेक्शन होने की वजह से क्रिएट हो गया है। दूसरा, इट एमर्ज स्पॉन्टेनियसली एंड इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, ये डेलिबरेटली नहीं क्रिएट हुआ है। फर्स्ट आपका फीचर कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही क्रिएट होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है जो अल्टीमेटली उसमें क्रिएट हो गया। दूसरा, ये स्पॉन्टेनियसली बना है, अपने आप बना है, किसी ने इसको डेलिबरेटली नहीं बनाया है। थर्ड जो है, जो आपका बिहेवियर है, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व फ्रॉम द ग्रुप नॉर्म्स, जो भी आपका स्टैंडर्ड बिहेवियर है वो आपके ग्रुप के नॉर्म से रिलेट करता है। दैट मीन्स कि आप एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आप एक दूसरे के साथ में कैसी बॉन्डिंग रखते हो। इसमें ये नहीं मतलब है कि अगर टॉप लेवल मैनेजर है तो मुझे उसको रिस्पेक्ट ही देनी पड़ेगी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमें उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा और उस कर्टसी को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इनफॉर्मल में सारे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, तो यहाँ पर जो नॉर्म्स हैं वो अपने आप ही बनते हैं बिहेवियर से। नेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे वहाँ पर हम स्केलर चेन को फॉलो कर रहे थे, यहाँ पर इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कोई किसी से भी किसी भी टाइम कैसे भी बात कर सकता है। दैट वॉज अबाउट द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप वो आपको समझ आ गया होगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑलरेडी हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के टाइम पर पढ़ लिया था। जब भी हम जो अथॉरिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं।
डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। यहाँ पर भी हम जो हमारी अथॉरिटी है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, मतलब कि जो आपका सीनियर है, सीनियर जब अपनी कुछ पावर को अपने से इमीडिएट जूनियर को दे देता है तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। बेसिकली डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है? डेलीगेशन में हम सिर्फ अपने से इमीडिएट जूनियर को अपनी अथॉरिटी या पावर दे रहे हैं। जैसे एक मैनेजर जो है वो सारी की सारी, जो टॉप लेवल मैनेजर है वो सारी एक्टिविटीज़ अपने आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मतलब कि वो प्लान्स भी बना ले, वो उसको इम्प्लीमेंट भी करा ले, वो एम्प्लॉयज़ को भी देखे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो सारी चीज़ें एक सिंगल मैनेजर जो है वो सारी चीज़ों को अपने आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऐसे में अपने बर्डन को कम करने के लिए जब कुछ पावर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कुछ अथॉरिटी है, कुछ काम है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो अपने से जूनियर को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। पर वो अपने इमीडिएट जूनियर को कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो सभी को में उनको नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने से जब इमीडिएट जूनियर को उन्होंने उस अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। लेकिन जब वो पर्सन भी, जिसको हमने अथॉरिटी दी थी, वो पर्सन भी फर्दर उस अथॉरिटी को, उस पावर को अपने से जूनियर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, अपने से जूनियर को डेलीगेट कर दे, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सो डेलीगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। यहाँ पर हमारी जो अल्टीमेटली इससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिएट होती है और अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी क्रिएट होती है। बट जब हम थ्रू आउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उस अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ अ वाइडर स्कोप। जैसे मैंने आपको बताया, जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका वाइडर स्कोप है। वाइडर स्कोप कैसे है? व्हेन वी डेलीगेट अथॉरिटी, जब हमने अथॉरिटी जो है उसको डेलीगेट किया तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, मतलब कि एक सीनियर और एक इमीडिएट जूनियर जो है उन दोनों के बीच में ही सिर्फ वो अथॉरिटी है। बट जब हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो हम उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट, जो हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उन सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक मैनेजर जो है उसने अपने से इमीडिएट जूनियर को ये पावर दे दी कि वो लीव सेंशन कर सकते हैं, क्योंकि उसको बर्डन लग रहा था, जो सीनियर है उसको बर्डन लग रहा था कि अरे मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करने हैं और मुझे प्लान्स एंड ऑल बनाना है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो जो लीव है वो तुम खुद सेंशन कर दिया करो। पर जो जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर को भी ऐसा फील हुआ कि यार मेरे को भी थोड़ा सा कुछ और काम करना है और मेरे से अभी ये नहीं हैंडल हो पा रहा, और उसने अपने सीनियर से परमिशन लेकर अपने जूनियर को जब वो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो उसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। दैट मीन जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें हमने कई सारे लोगों से में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस अथॉरिटी को, बट डेलीगेशन में हम सिर्फ 2 लोगों के बीच में ही उसको लिमिटेड रखते हैं। नाउ व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन जो है उसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं? देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ द डेलीगेशन। There are 3 elements of delegation: authority, responsibility and accountability. Authority का मतलब होता है power to take decision। किसी भी डिसीज़न को लेने की जो पावर है उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क। किसी भी काम को या टास्क को परफॉर्म करने का दायित्व जो है उसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग आंसरेबल। दैट मीन्स कि जो भी आउटपुट निकला है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उस आउटपुट के लिए आंसरेबल होना इज़ अकाउंटेबिलिटी। जैसे एक मेरे सीनियर ने मुझे कुछ काम दिया, अब मैं उसे परफॉर्म कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही, मैं वो टारगेट अचीव कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही, उसके लिए अल्टीमेटली आंसर मुझे देना पड़ेगा। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जो भी आउटपुट आया है उसके लिए आंसरेबल होना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उस काम को करने के लिए जो आपकी ऑब्लिगेशंस है, दैट मीन्स आपके जो दायित्व हैं। और अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक एनी डिसीजन। नाउ अथॉरिटी, क्या हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं? अथॉरिटी कैन बी डेलीगेट। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब हम अपनी अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर देते हैं तो वो डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन
बनता है, डिपेंड करता है कि हमने कितने लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो येस, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड। सपोज़ करो मैंने अपना काम अपने से इमीडिएट जूनियर को दे दिया, पर अल्टीमेटली वो काम हुआ या नहीं हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो मैं खुद होंगी, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकती। एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेट एट ऑल। अल्टीमेटली वो काम हुआ या नहीं हुआ उसके लिए आंसर तो मुझे ही देना पड़ेगा, तो अकाउंटेबिलिटी तो मैं बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं कर सकती हूँ। सो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, इसको हम पूरी तरीके से डेलीगेट कर सकते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से नहीं भाग सकते, चाहे वो काम हमने किसी भी को करने के लिए दे दिया हो, अल्टीमेटली वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकती। और आंसरेबल, उसके रिज़ल्ट के लिए अल्टीमेटली मैं आंसरेबल होंगी, तो जो अकाउंटेबिलिटी है उसको हम बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। ओरिजिन, अब अथॉरिटी कहाँ से अराइज होती है? फॉर्मल पोजीशन से। क्योंकि मैं सीनियर थी, मेरे पास पावर था कि मैं आपको कुछ काम असाइन कर सकती हूँ, कुछ अथॉरिटीज़ दे सकती हूँ, तो वो मेरी पोजीशन से क्रिएट हुआ। क्योंकि मैं टॉप लेवल मैनेजर हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ अथॉरिटी दे सकती हूँ, तो वो मेरी पोजीशन से क्रिएट हुआ। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपकी अराइज होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। क्योंकि आपको कुछ अथॉरिटीज़ दी गई हैं, इसलिए अब आप रिस्पॉन्सिबल हो उस काम के लिए, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अथॉरिटी से क्रिएट होती है और अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्रिएट होती है। क्योंकि मेरा दायित्व है उस काम को करना, इसलिए वो काम हुआ या नहीं हुआ उसके लिए आंसर देना आंसरेबल मैं हूँ। दैट इज़ वाई authority creates from formal positions, responsibilities arises due to authority and accountability arises due to responsibilities. Accountability arises because of responsibilities. फ्लो ऑफ डायरेक्शन मतलब कैसे होता है? अथॉरिटी टॉप से मिडल पे गई, मिडल से लोअर पर, तो उसका जो फ्लो है वो कैसा है? डाउनवर्ड फ्लो है, हायर टू लोअर। मैं रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगी? अपने से सीनियर के लिए। ओब्वियसली मुझे आंसर किसे देना है? मेरे से सीनियर को। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका अपवर्ड फ्लो है और जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है उसका भी अपवर्ड फ्लो है, क्योंकि मुझे आंसर भी मेरे सीनियर को देना होगा और मैं काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी उन्हीं ऑर्डर्स के लिए होंगी जो मेरे सीनियर्स ने दिया है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बोथ आर अपवर्ड्स एंड अथॉरिटी इज़ डाउनवर्ड। Let's talk about the differences between delegation and decentralization. This is an important topic, आपका एग्ज़ाम में मोस्टली आता ही है। फर्स्ट इज़ नेचर। तो डेलीगेशन इज़ अ कंपल्सरी एक्ट। डेलीगेशन जो है वो एक कंपल्सरी एक्ट है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल मैनेजर सारी एक्टिविटीज़ को अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए डेलीगेशन इज़ अ कंपल्सरी प्रोसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन एग्जिस्ट होता ही होता है। हर मैनेजर कुछ काम अपने से जूनियर को देते ही हैं। बट डिसेंट्रलाइजेशन इज़ अ पॉलिसी डिसीजन। डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है कि टॉप लेवल मैनेजर ने क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं। सो डेलीगेशन इज़ कंपल्सरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज़ ऑप्शनल। पर्पस डेलीगेशन करने का पर्पस क्या है? टू लेसन द बर्डन ऑफ मैनेजर। क्योंकि मैनेजर के ऊपर बहुत एक्सेस ऑफ बर्डन था, इसलिए उसने अपनी कुछ पावर, कुछ अथॉरिटीज़ जो है अपने से जूनियर को दी। तो यहाँ पर हमने बेसिकली डेलीगेशन किया अपने वर्कलोड को कम करने के लिए। बट डिसेंट्रलाइजेशन हमारी एक पॉलिसी है, हम उसको अडॉप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो हम डिसेंट्रलाइजेशन तब अडॉप्ट करते हैं जब हम अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या उनके रोल को हम थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं। फ्रीडम टू एक्शन, मोर कंट्रोल ऑफ द सुपीरियर। जो आपका डेलीगेशन है वहाँ पर सुपीरियर का ही कंट्रोल रहता है, क्योंकि मुझे पता है इमीडिएट मेरा जूनियर है, मैं उसे कभी भी आकर उनसे क्वेश्चन कर सकती हूँ। पर आपका जो डिसेंट्रलाइजेशन है वहाँ पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अथॉरिटी जो है वो बहुत नीचे तक, बहुत लोअर लेवल तक पहुंच गई होती है, तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो डेलीगेशन है उसका स्कोप नैरो है,
क्यों? क्योंकि सिर्फ ये 2 लोगों के बीच में ही है, पर आपका जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका वाइडर स्कोप है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। स्टेटस, इट इज़ अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क। बेसिकली यहाँ पर हमने डेलीगेशन क्यों किया? अपने टास्क या अपने काम को शेयर करने के लिए। एंड इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन। बट जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है वो पॉलिसी डिसीजन का एक पार्ट है कि हमारी कंपनी कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है, सेंट्रलाइजेशन को या डिसेंट्रलाइजेशन को। आई होप आपको सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। So that's all about this video. Today we have learned about the types of organizational structure, that is functional and divisional structure. We learned about the formal organization, informal organization, delegation of authorities, and decentralization. That's all about this chapter. That means that's all about the organizing chapter. And thank you so much everyone. Have a nice day.